नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। देखिए, भारतीय शेयर बाजार और इकोनॉमी पर दो बड़ी ग्लोबल ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट आई है। पहला है ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट क्रिसवुड की रिपोर्ट है और दूसरी एक रिपोर्ट है यूबीएस की। दोनों रिपोर्ट्स में अब भारतीय शेयर बाजार और भारत की इकोनॉमी को लेकर अच्छी बातें कही गई हैं, उसकी भविष्यवाणी की गई है। अब क्या भविष्यवाणी की गई है, इसी को जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही विस्तार से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट जो है क्रिसवुड, हमेशा वो सुर्खियों में रहते हैं। अब वो कह रहे हैं सर कि अमेरिका के शेयर बाजार अपने शिखर पर पहुंच चुके हैं और वहां से जो करेक्शन है, यानी जो गिरावट की जो संभावनाएं हैं, वो बहुत ज्यादा दिख रही है उनको। ब्लूमबर्ग को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने एक बड़ी बात कही है, कहा है कि अमेरिका के बजाय अब भारत, चीन और यूरोप जैसे जो बाजार है वहां इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है आपके लिए। कैसे देख रहे हैं क्रिसवुड की इस बात को? उसके बाद फिर हम लोग यूबीएस वाली रिपोर्ट भी जानेंगे, क्योंकि लगातार जो 7 दिन की जो तेजी देखने को मिल रही है, उसके बाद यूबीएस की भी एक रिपोर्ट आई है। शायद रेटिंग को भी उन्होंने अपग्रेड किया है। तो पहले सर चर्चा की शुरुआत कीजिए क्रिसवुड से, उसके बाद देन वी विल मूव टू यूबीएस। बिल्कुल, जेफरीज के क्रिसवुड जाने माने बाजार के दिग्गज हैं, इन्वेस्टर हैं, और ग्रीड एंड फियर करके उनकी एक रिपोर्ट भी आती जो कि दुनिया भर में पढ़ी जाती है, खासतौर पे इंडिया और बाकी एशिया में। तो अब उन्होंने यूएस के मार्केट्स को लेके एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी बाजार पीक पे जा चुके हैं। दिसंबर के जो आखिर में वो अपना पीक बना चुके हैं। और अब MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स की बात उन्होंने की सर, कि उस समय दिसंबर में, जैसा आपने कहा, कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। और उसकी तुलना उन्होंने की है कि जापान के 1980 के दशक में जैसा जो बुलबुला था, वैसा ही बुलबुला यहाँ भी आ सकता है, फट सकता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ट्रेजरी बॉन्ड, यूएस डॉलर और शेयर बाजार तीनों में करेक्शन आ सकता है सर। बिल्कुल। और एक और चीज़ उन्होंने कही है कि जो ग्लोबल जो मार्केट है दुनिया भर का, उसमें अमेरिका का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है अमेरिका का, वो 60 से 70% का हिस्सा रखता है। लेकिन जो इकॉनमी में जो वेल्थ है, ग्लोबल इकॉनमी, वो उतना हिस्सा नहीं रखती है। इस तरह से एक तरह से उन्होंने ये बात कही है कि जो मार्केट कैप में अमेरिका की हिस्सेदारी है वो कहीं ज़्यादा है, जबकि जो वेल्थ है उसमें अमेरिका की हिस्सेदारी उस तरह की नहीं है। तो एक मिसमैच का उन्होंने जिक्र किया है और इसी वजह से वो ये कह रहे हैं कि अब जो अनसर्टेनिटीज़ पैदा हुई हैं टैरिफ के चलते, स्लोडाउन को लेके, वो अमेरिकी मार्केट्स को नीचे ला सकती हैं। मौके कहाँ बनेंगे? तो मौके उन्होंने कहा कि भारत का बाजार है, चाइना का मार्केट है और दूसरे कुछ इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहाँ पे कि खरीदारी के मौके बन सकते हैं। जी, इन्वेस्टर्स को उन्होंने सलाह दिया है कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करिए और भारत और चीन में निवेश बढ़ाएं। यूरोप को भी एक ऑप्शन के तौर पर आप देख सकते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स के फंड तो भारत को जो है वो होल्ड करते हैं, लेकिन अब ग्लोबल फंड्स को भी भारत में आना चाहिए, ऐसा वो कहते हुए दिख रहे हैं सर। इसका क्या आसान भाषा अगर हम आपसे समझना चाहें? वो देखिए, ग्लोबल फंड्स का इंडिया में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। और उसी की वो बात कह रहे हैं कि अब जो ग्लोबल फंड्स हैं उनको भारत के बाजार में बड़ा पैसा लगाना चाहिए। जी। अब सर अमेरिका के हालात पर बात कर लेते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में देखिए हाल में ही गिरावट आई है सर, खासकर जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां हैं उसमें जो बदलाव किया गया, उसके बाद देखिए कि यूएस डॉलर जो है 3 साल के निचले स्तर पर आ गया है सर। 10 वर्षीय जो बॉन्ड यील्ड है वो 4.57 के आसपास पहुंच चुकी है। गोल्ड की आप स्थिति जान ही रहे हैं सर, $3500 प्रति औंस के पार चला गया है। इसके साथ ही हमारे पास सर कुछ डेटा है, जैसे अगर भारत के बाजार को अगर हम अमेरिकी शेयर बाजार से कंपैरिजन करें सर, तो मान लीजिए निफ्टी बैंक का अगर मैं 1 महीने का चार्ट देख रहा हूं तो उसमें 7% की तेजी है। निफ्टी में अगर कहें तो 2.46% की तेजी है 1 महीने का ग्राफ। वहीं आप S&P 500 का देखिए तो -8.32%, यानी 8.5% की गिरावट। नैस्डैक भी 10% टूट चुका है 1 महीने में सर। और वहीं डाउ जोन्स जो है वो भी 7.98। देखिए, अमेरिकी मार्केट्स पे जो पिछला 1-1.5 महीना रहा है वो अमेरिकी बाजारों के लिए इसलिए भारी पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में जो पूरा का पूरा टैरिफ को लेके एक फ्लिप फ्लॉप वाली जो पॉलिसी है, कभी कुछ कहते हैं ट्रंप, कभी कुछ कहते हैं ट्रंप जी, और उसकी वजह से इकॉनमी के स्लोडाउन में जाने की जो आशंकाएं पैदा हुई हैं, दुनिया भर पे उन्होंने लंबे चौड़े टैरिफ लगाए। भारत पर 26% लगा दिया, चीन पे 145%, फिर बोले 245% टैरिफ लगेगा। फिर अब कह रहे हैं कि नहीं, इतना नहीं है, 50% का टैरिफ रहेगा। तो जो पॉलिसीज को लेके है वो दुनिया एक अनसर्टेन है कि
एग्जैक्टली ट्रम्प करना क्या चाहते हैं। हम्म। बड़े बड़े जितने अर्थशास्त्री हैं वो ये कह चुके हैं कि इसका नुकसान अमेरिका की इकोनॉमी को होगा, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने का जो सपना देख रहे हैं वो शायद वो दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए जी। और वो असर मार्केट्स पर अब दिखाई देने लगा है और यही वजह है कि मार्केट्स अमेरिका के गिरते हुए नजर आए, जबकि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारतीय बाजारों में ज़्यादा अब फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से कई जो दूसरे ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने भारत को, जैसा कि खुद क्रिसवुड भी कह रहे हैं जेफरीज के, उनका और या यूबीएस जिसकी हम जिक्र करेंगे, इन सब का अब भारत को लेके एक बुलिश जो रुझान है वो अब दिखाई देने लगा। सर आपने यूबीएस का जिक्र किया तो बता ही दीजिए सर, तेजी लौटते ही देखिए इस ब्रोकरेज फर्म ने भी भारतीय शेयर बाजार पर रिपोर्ट जारी की है और कहा है कि इस भारतीय इक्विटी मार्केट पर उन्होंने नोट जारी किया है प्रवीण सर, और अपनी रेटिंग जो है न्यूट्रल करने की जानकारी दी है। इसके पहले जो अंडरवेट था, इसके पहले जो यूबीएस थी वो भारतीय शेयर बाजार पर अंडरवेट थी सर। अब क्यों अपग्रेड किया गया सर, इसके पीछे की कहानी को भी हम आपसे समझेंगे और लगातार जो 7 दिन की तेजी है सर उसके पीछे क्या एफआईआईज वाला भी फैक्टर है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव रुझान है, वहाँ अमेरिका में पैसा लगाना नहीं चाहते, अब इमर्जिंग मार्केट्स में लोग पैसा लगाना चाहते हैं। इन सारी चीज़ों को क्लब करके अगर आसान भाषा हम आपसे बिल्कुल देखिए, यूबीएस ग्रुप एजी का लंबे वक्त से भारतीय जो मार्केट्स हैं उसको लेके एक बियरिश रुझान था जी, और वो हमने पिछले साल के जो अक्टूबर से लेकर और अब तक देखा। इस साल मार्च मिड तक कम से कम ये नज़र आया कि मार्केट्स में लगातार गिरावट आई, बड़ी गिरावट हमने देखी जी। अच्छे शेयर जो है 40% 50% तक करेक्ट होते हुए नज़र आए। अब यूबीएस ने जो मौजूदा दुनिया भर की परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए भारत को अपने अंडरवेट रेटिंग से अपग्रेड करके और न्यूट्रल कर दिया है। पूरा का पूरा मैटर फिर वहीं आ जाता है कि दुनिया भर में जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत एक बड़ा बेनिफिशियरी के तौर पर उभर सकता है, जो टैरिफ का हिसाब किताब अमेरिका ने शुरू किया है। इसको आंकड़ों से अगर समझे तो सर एफआईआई की खरीदारी और जो मार्केट का अगर डेटा हम लोगों ने बिल्कुल $2 बिलियन से ज़्यादा की खरीदारी एफआईआई ने पिछले ही कुछ दिनों में जी कर दी है। आप एक महीने का आप लगभग वक्त मान लीजिए, उसमें $2 बिलियन यानी 17-18 हज़ार करोड़ की और हर दिन 3,000-4,000 करोड़ की सस्टेन्ड बाइंग जो है एफआईआई की वो इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इक्विटीज़ में दिखाई दे रही है। मतलब इसका ये समझ में आता है कि अब अमेरिकी बाजारों पे जो क्रिसवुड बात कह रहे हैं कि अमेरिकी बाजार शायद अपना पीक आउट कर चुके हैं, उनका पीक गुजर चुका है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद लग रहा है कि फिर से मौका जो है, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी जो टैरिफ ने क्रिएट की है, टैरिफ वॉर ने क्रिएट की है, वो भारत को शायद मिलने वाली है। और इसीलिए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इस वैल्यूएशन पे जो रिलेटिवली आप कह सकते हैं कि कम है, बहुत सारे अभी भी जानकार जो है एक्सपेंसिव मांग रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि भारत के बाजार दूसरी जगहों के मुकाबले, खासतौर पर अमेरिका के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। और इसीलिए यूबीएस ने कहा है कि एशियन मार्केट्स में भारत जो है वो एक अच्छा ठिकाना है जहां पे कि पैसा बन सकता है। जी। अब प्रवीण सर अंतिम में एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। कल शाम को हम लोग जब ऑफिस से निकल रहे थे उस समय भी एक रिपोर्ट आई, उस समय भी क्लैरिफिकेशन आया कि भाई अब जो अमेरिका जो है डोनाल्ड ट्रम्प साहब हैं वो चाइना पर कह रहे हैं वो कि जो टैरिफ है उसको और कम किया जा सकता है, 40%, 65% के आसपास की बात की बिल्कुल। वर्ल्ड जो WJCP की कौन सी एक रिपोर्ट थी वो उस पर भी आपसे हम चर्चा करना चाहेंगे। 245 देन ही इज टेलिंग कि 145 भी नहीं रहने देंगे, देन आप 40-50%। तो क्या बिल्कुल वो ऐसे तो सबसे पहले आपसे समझ रहे हैं ऐसे पॉलिसी का नीति निर्माताओं को ऐसे पॉलिसी तो बनानी भी नहीं। अमेरिका में देखिए चलेगी ट्रम्प ही सब कुछ तय करेंगे। अब ट्रम्प के दिमाग में कभी कुछ आता है, कभी उनको लगता है कि यार यहाँ से यू टर्न ले लेना चाहिए। ट्रम्प को जाहिर तौर पर दुनिया जानती है। उन्होंने मार्च में ही इस बात का ऐलान किया कि हम 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर देंगे। पूरी लिस्ट लेके चले आए, पूरा एक बड़ा सा कार्ड लेके आए थे जिसमें हर देश के अभी कितना टैरिफ है और अब कितना टैरिफ लगेगा उसको लेके पूरा एक रेट कार्ड जैसा उन्होंने पेश किया था। भारत भी 26% की जद में आ गया था, 10% का बेसलाइन टैरिफ। और उससे फिर कुछ ही दिन हुए, जब लागू होने का आया तो उन्होंने कह दिया नहीं 90 दिन के लिए पॉज है इसमें, अब लागू नहीं करेंगे।
फिर चीन पे आ गए कि बोले सबको माफ कर देंगे, चीन को नहीं छोड़ेंगे। फिर करे कि नहीं चीन वी आर गुड, फिर 10-15 दिन लगे, बोले कि नहीं, चीन के पाले में गए थे, चीन सामने आए, चीन बात करे, चीन तो अब्यूज करता रहा, हमारे पूरी इकोनॉमी को लूटता रहा, अपना कम टैरिफ पे सामान जो है भेज के हमारे यहाँ। और अब जब समझ में आई बात कि यार मामला, चीन ने दो बड़े फैसले किए, एक मिनरल्स को लेके और एक आपका बोइंग को लेके। हालत खराब हो गई। अब बोइंग के सीईओ ने कहा है कि चीन ने मना कर दिया कि हम आपके जहाज नहीं लेंगे। तो अब अमेरिका की वहां पे जाकर हो गई मामला गया फंस। दूसरा, अमेरिका के स्लो डाउन का और जो रिसेशन का मामला है और जो इन्फ्लेशन का है, वो वाकई बहुत गंभीर है। और शायद ट्रंप के जो सलाहकार होंगे, उन्होंने उनको ये बात अच्छे से समझाई होगी। जेरोम पावेल पे भी उन्होंने कोशिश की कि जेरोम पावेल को धमका लें, डरा लें, तो उससे रेट कम करा लें। रेट कट हो जाएगा तो शायद थोड़ा फिर वापस भी आ गए कि नहीं, मैं उनको कहाँ हटाना चाह रहा हूँ। फिर पीछे हट के बोले नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं, बने रहो तुम पद पे जब तक अगले साल के आखिर तक आपका टर्म है। डेमोक्रेट्स के जो सांसद है वो भी इनके खिलाफ हो गए थे। एलन मस्क भी इनके खिलाफ बोलते हुए नजर आए थे। अब जो वो हैं ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, वित्त मंत्री जो हैं अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि नहीं, चीन और अमेरिका के बीच अब ज़्यादा विवाद रहेगा नहीं, जल्दी हम एक ट्रेड डील कर सकते हैं। तो दुनिया भर के मार्केट्स को भी इस बात से राहत है। अमेरिका और चीन में ट्रेड डील अगर होती है तो बाकी देशों के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला देखिए अमेरिका का चीन के साथ है। चीन के साथ किस तरह से डील होती है, अमेरिका को सस्ती, जब तक आपके पास, और ये बहुत बेसिक बात है, जब तक आपके पास आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस नहीं है, प्लांट नहीं है जहां से आप सस्ता सामान प्रोड्यूस कर पाओ, जब तक आपके पास काम करने के लिए वर्कफोर्स नहीं है, आप जो इमिग्रेंट्स हैं आप उनको पूरी ताकत के साथ बाहर निकाल रहे हैं, जिसके पास भी कागज नहीं है, तो आपके पास लेबर जो है, आपका जो लेबर है, अमेरिकी लेबर है, वो है महंगा। तो जब महंगा लेबर अगर आप लगाएंगे फैक्ट्रीज में, तो आप सस्ता माल प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। चीन, भारत या साउथ ईस्ट एशिया के जितने कंट्री हैं, बांग्लादेश हो गया, ये सब जो दुनिया की फैक्ट्री बने हुए हैं इसी वजह से, क्योंकि यहाँ आबादी ज़्यादा है, लेबर सस्ता है। जब 100 रुपये 150 रुपये की मनरेगा की मजदूरी करने के लिए आदमी तैयार है, तो फैक्ट्री में भी काम करने को तैयार है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करके। तो हम सस्ता माल प्रोड्यूस करने की हैसियत रखते हैं, चाहे भारत हो, और भारत से भी ज़्यादा सस्ता माल प्रोड्यूस करने की हैसियत रखता है चीन, क्योंकि उसने सारी चीज़ों को टेक्नोलॉजी से लिंक कर दिया है। सारा का सारा रोबोटिक्स हो या एडवांस टेक्नोलॉजीज हो, उसके जरिए वो बेहद कम समय में बहुत ज़्यादा माल प्रोड्यूस कर रहा है। तो इफेक्टिव कॉस्ट जो है वो बिल्कुल जीरो के आसपास आ जाती है चीन की। हर सामान में। इसीलिए वो दुनिया भर में, चाहे आपकी लॉजिस्टिक्स को कॉस्ट को जोड़कर भी, चीन आपके यहाँ माल लैंडेड कॉस्ट है वो सस्ती पड़ती है आपके घर पे प्रोड्यूस्ड किसी सामान की कॉस्ट के मुकाबले। इसीलिए चीन सफल है एक्सपोर्ट के मामले में। अब अमेरिका को समझ में आ गया है कि भैया महंगाई को बचाना है, अपने यहाँ कम रखना है, और महंगाई अगर कम रहेगी तभी जेरोम पावेल रेट भी कम करेंगे, नहीं तो दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो ऑटोनोमस होते हैं, उनकी पास ताकत इस बात की होती है कि इकोनॉमी के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए रेट्स को लेके, लिक्विडिटी को लेके बड़ी ताकत होती है फैसला लेने की। चाहे भारत की बात हो, दिसंबर तक आरबीआई ने रेट कट नहीं किए तो नहीं ही किए, 5 साल तक सरकार ने कहा, बहुत सारे बयान आए कि अब तो ये सही समय आ गया है कि आप रेट कट कीजिए। आपको याद होगा पीयूष गोयल ने कहा कि साहब फूड इन्फ्लेशन को क्यों देखते हो, वो तो सीजनल चीजें हैं, खाद्य महंगाई को आप इसमें क्यों इंक्लूड करते हैं सीपीआई के उसमें, उसको हमको अलग करना होगा। लेकिन वो आरबीआई किसी चीज को सुनता नहीं है। जब उनको लगा कि अब ये सही समय है तो उन्होंने किया। और कल भी जब आरबीआई के जो एमपीसी की मीटिंग के बुलेटिन आए हैं, मिनट्स जारी हुए हैं, तो उसमें आरबीआई ने कहा कि महंगाई ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, अब हम ग्रोथ और बाकी चीजों पर अब हम फोकस करेंगे। तो इसका मतलब ये कि भारत में आने वाले वक्त में और रेट कट होने की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इसमें यूबीएस की जब हम बात कर रहे थे, तो यूबीएस ने एक तो डिफेंसिव सेक्टर के स्टॉक्स की बात की है, और दूसरा ऐसी कंपनी की बात की है जो भारत के लिए सामान बनाती है, घरेलू इकोनॉमी की तरफ फोकस्ड है। अच्छा, ठीक। तो उन्होंने कहा कि इनको ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। ठीक, प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया। आपने यूबीएस की रिपोर्ट को, क्रिस वुड के स्टेटमेंट को भी बहुत आसान भाषा में
हमारे व्यूअर्स को डिकोड कर समझाया। तो आज के इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं सर। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।